हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आप लोग की डिमांड थी कि सर एक टॉपिक है दैट इज यूनियन बजट, और बहुत सारे मेरे लेक्चर्स पे आप लोग यूनियन बजट लिख भी रहे थे। ओके, मैंने इस पर डिटेल एक स्टडी की यूनियन बजट पर, उसके बाद मैं आपके सामने लेक्चर लेके आता हूँ। क्योंकि याद रखिएगा, मेरे लेक्चर में आपको हर चीज़ें मिलेंगी, बेसिक भी रहेगा और जो भी करंट में बजट आया उसके बारे में भी डिस्कशन रहेगा। सो इस लेक्चर के बाद आपको कोई भी अदर लेक्चर देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने पूरा बजट जो है वो डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसमें मैंने प्रीवियस फैक्ट्स जो बजट के वो भी डिस्कस किए हुए हैं, और जो इस साल का बजट है उस पर भी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं। ओके, सो आज हमारा आपको पता होगा दैट इज बजट 2024 आ चुका है। इस पर डिटेल डिस्कशन होगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, और याद रखिएगा लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा लेक्चर है बट हर चीजें बहुत ही सिंपल फॉर्म में मैंने कवर की हुई है। ओके, लेक्चर को एंड तक देखिएगा, आपको सारा बजट इंटेलेक्चुअल वाइज भी, और आप अगर इंटेलेक्चुअल वाइज नहीं भी हैं स्टिल आपको बहुत बेसिक सेंस में ये लेक्चर समझ में आने वाला है। ओके, एक बात मैं आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दूं, याद रखिएगा मेरी दो बुकलेट्स हैं यहां पर, आप यहां देख रहे होंगे 6 मंथ करंट अफेयर्स, दैट इज जनवरी 2024 से लेके जून 2024। ओके, ये बुकलेट जो है पूरी एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमने बनाई है, पॉइंट वाइज बुकलेट है। याद रखिएगा आपका जो एग्जाम आने वाला है उसमें 6 मंथ की करंट अफेयर्स जरूर आएगी, तो इस बुकलेट को आप ले सकते हैं, है ना। इस बुकलेट को कैसे ले सकते हैं आप ये सोच रहे होंगे, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज करें, पिंग करें, ओके, मैसेज डालें, आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। इस बुकलेट के साथ साथ आप कहेंगे सर मुझे एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करनी है करंट अफेयर्स की, तो 7 मंथ करंट अफेयर्स जनवरी से जुलाई तक की सारी करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज यहां पर मेंशन है। ओके, आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर मैंने सारी चीजें मेंशन कर रखी है, पॉइंट फ्रेम में है, आप यहां पर देखेंगे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है एमसीक्यूज का, और ये आपको पूरे अपडेटेड एमसीक्यूज मिल जाएंगे इसमें, तो एक बार इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों बुकलेट कैसे मिलेंगी, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया, उस पर आप पिंग करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। साथ साथ में आप जैसे मेरा ये लेक्चर देखते हैं, बजट देख रहे हैं, आगे आने वाले आप मेरे डेली करंट अफेयर्स देखते हैं, वीकली करंट अफेयर्स देखते हैं, अदर भी लेक्चर्स देखते हैं, इन सब की भी पीडीएफ आपको इसी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ओके, इसका एक छोटा सा चार्ज होगा, वो आप पे करिए, और उसके बाद आपको मैं एक ड्राइव लिंक दूंगा जहां पर सारी करंट अफेयर्स मैंने पिछले 3 साल से मैं प्रॉपर्ली अपडेट कर रहा हूं, हर चीजें वहां पर दी होंगी, और प्लस करंट अफेयर्स के साथ जो मेरी स्टैटिक जीके की सीरीज स्टार्ट हुई है वो भी आपको मिलेगी। तो इतने सारे बेनिफिट्स बहुत कम कॉस्ट में है, जिसमें अभी ऑफर भी चल रहा है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तुरंत ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद, बजट कंप्लीट करने के बाद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, और वो आप जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स हो तुरंत ज्वाइन कर लो, आपको इस बजट के लेक्चर की पीडीएफ और ये सारी चीजें एक जगह पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो ओके, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बजट 2024 क्यों है इस बार इंटरेस्टिंग, और क्या इस बार मिडिल क्लास के लिए सरकार ने किया है या कुछ भी नहीं किया है, क्या है नए टैक्स रिजाइम, इन सब पे हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज बजट 2024, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले बजट होता क्या है। अगर आपकी बजट की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे क्या है, तो एक बेसिक अगर मैं पर्सपेक्टिव से बोलूं तो बजट एक तरीके से एक स्पेंडिंग प्लान है, ठीक है, जहां पर आप अपनी कितनी आपके पास इनकम आ रही है, ठीक है, और आपका कितना खर्चा होगा, ठीक है, उसको देखते हुए आप अपना बजट बनाते हो। ठीक है, तो अगर इसको हम इकोनॉमिक्स टर्म्स में अगर बोलें, सिंपल सी डेफिनेशन को अगर मैं बोलूं, तो एक तरीके से स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट। याद रखिए, मतलब ये पैसा आने वाला है, अभी आया नहीं, आने वाला है आपके पास, और ये एक्सपेंडिचर आपका आगे होने वाला है। किसका होने वाला है, गवर्नमेंट का होने वाला है एक फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक बेसिक सेंस में बजट कहते हैं। ओके, और ये फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होगा, 1 अप्रैल से लेके याद रखिएगा 31 मार्च तक। मतलब अगर मैं अभी से काउंट करूं तो 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक का होना चाहिए। ओके, बट अब आप कहेंगे सर ये बजट फिर अभी क्यों आया, अभी तो जुलाई चल रहा है, तो ये तो 1 अप्रैल से पहले आना चाहिए था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली ये जो बजट आया ये कंप्लीट बजट है। अब इससे पहले 2024 में बजट रखा गया था, उसे कह रहे थे हम इंटरिम बजट। क्या कह रहे थे हम, इंटरिम बजट, याद रखिएगा। और इंटरिम बजट क्यों आया था और अभी क्यों मेन बजट अभी क्यों आया, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, आगे डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको ये याद रखना है कि बजट की बेसिक डेफिनेशन क्या है, और बजट जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। याद रखिए, इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अभी मैंने आपसे बात की कि 2024 में इलेक्शन से पहले बजट जो आया था वो कंप्लीट बजट नहीं था, मतलब वो यूनियन बजट नहीं था, वो इंटरिम बजट था। अब आप सोचेंगे सर ये इंटरिम बजट क्या होता है,
तो याद रखिएगा इंटरिम बजट क्या होता है, जनरली जब जनरल इलेक्शन का ईयर होता है आपका, ठीक है, इलेक्शन ईयर होता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है उस टाइम पर अपना मेन बजट नहीं लाती है, ठीक है, एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान बना देती है, ठीक है, बजट की तरह ही होता है बट वो कंप्लीट बजट नहीं होता है, ठीक है। तो वो जो होता है जनरल इलेक्शन से पहले जो आता है उसको हम कहते हैं इंटरिम बजट, तो उसमें कोई मेजर पॉलिसी चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये आया था, तो इसलिए आप देखिए मैंने इंटरिम बजट पे भी वीडियो बनाया था 2024 का जो आया था। बट अब जो नई गवर्नमेंट आती है, जैसे अभी आपको 2024 का इलेक्शन हुआ और हमारी नई गवर्नमेंट आई और अगेन एनडीए गवर्नमेंट ने अगेन वापस से अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली, तो वो क्या करेंगे, वो अब एक कंप्लीट बजट पेश करेंगे। ओके, तो अभी उन्होंने एक कंप्लीट बजट रखा है जिसको हम यूनियन बजट कह रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो यूनियन बजट है इसमें और इसमें, इसीलिए आप देखिए अगली बार जो बजट आएगा ना आप देखिएगा वो आपका 1 अप्रैल से पहले ही कंप्लीट, मतलब 1 फेब को ही आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला बस बजट याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्शन ये वाला बजट जो है वो आपके जुलाई में आया है, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक इतना सा डिफरेंस समझ में आ गया होगा इंटरिम बजट और यूनियन बजट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बजट की बात करूं तो बजट मैंने अभी आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। सो बजट की आगे क्या मेंशन है, उसकी आगे मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112। याद रखिएगा बजट का जो नाम यूज किया गया है वो यूज किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा अगर मैं आगे बात करूं तो याद रखिएगा बजट हम क्यों रखते हैं, ठीक है, बजट पार्लियामेंट में क्यों रख रहे हैं। बजट में बार बार बोल रहा हूं, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट बार बार एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना बोलना पड़े इसलिए मैं सिंपल टर्म्स में बजट वर्ड यूज कर रहा हूं, ओके। तो ये आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो बजट है ये बजट क्यों रखा जाता है, क्योंकि याद रखिएगा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ठीक है, जिससे आपको फंड्स निकालने हैं उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल बहुत जरूरी है। बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल से आप पैसे नहीं निकाल सकते, यू कैन नॉट ड्रॉ द मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसीलिए बजट को रखा जाता है। और उस पैसे को निकालने के लिए एक अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है पार्लियामेंट से, जो अंडर आर्टिकल 114 मेंशन है। जब ये बिल पास हो जाएगा, मतलब एक तरीके से जब बजट पास हो जाएगा तो आपके पास वो फंड्स आ जाएंगे और फिर सरकार उसको खर्च कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज आपको बेसिक डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी। आगे अगर बात करें कि बजट को बनाता कौन है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन होना चाहिए, तो याद रखिएगा ऑफकोर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही बनता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और उसके अंदर एक डिवीजन है बजट डिवीजन, जो इस बजट को बनाता है। तो आपको याद रखना है कि अगर डिपार्टमेंट पूछे तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर आंसर होगा, मिनिस्ट्री पूछे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री आंसर होगा, और अगर आपसे पूछे डिवीजन कौन बनाता है तो बजट डिवीजन आप मार्क कर सकते हैं, ओके। अभी जो बजट रखा गया 2024 का वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने रखा है, ठीक है, और उनका ये 7th बजट है। कहने का मतलब मैं अगर बताऊं तो 6 तो इनके फुल बजट हो गए और एक इन्होंने इंटरिम बजट भी रखा हुआ था। तो टोटल देखा जाए तो 7 बार बजट रख चुकी है। याद रखिए कितने बार, 7 टाइम्स ये बजट रख चुकी हैं। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये उनका 7th टाइम का बजट था। आगे अगर बात करें बजट वर्ड जो है ये कहां से ओरिजिनेट हुआ, तो याद रखिएगा फ्रेंच वर्ड बुगेट करके एक वर्ड है जिसका मतलब होता है लेदर बैग, ये वहां से डराइव हुआ है और उसको आज हम बजट के नाम से जानते हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं आपको कि बजट ओरिजिनेट कहां से हुआ, तो फ्रेंच वर्ड आपको याद रखना है। दूसरा अगर आपसे क्वेश्चन ये आए कि ये जो बजट है फर्स्ट टाइम बजट इंडिपेंडेंट इंडिया का कब रखा गया या किस फाइनेंस मिनिस्टर ने रखा, तो फर्स्ट टाइम रखा गया था 26 नवंबर 1947 में। याद रखिए फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और इसको प्रेजेंट किया था फाइनेंस मिनिस्टर आर के षणमुखम शेट्टी ने। याद रखिएगा आर के षणमुखम शेट्टी ने इस बजट को रखा था। और अगर पूछा जाए कि फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया कब रखा गया, तो वो रखा गया था 28 फेब 1950 में, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा 26 जैन 1950 को हमारा देश रिपब्लिक, हम पता होगा आप 26 जैन को हम 1950 को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो याद रखिएगा इंप्लीमेंट हुआ था, मतलब लागू हुआ था, ठीक है। तो 26 जैन 1950 से, तो 28 फेब 1950 को फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया रखा गया था, जो जॉन मथाई जो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने रखा था। तो ये छोटे छोटे की पॉइंट्स है, कोई बताता नहीं है आपको, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर बजट 2024 ये वाला ही पढ़ाइए, ये तो मैं पढ़ाऊंगा ही आपको, बट पहले थोड़ा बेसिक्स में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा अगर आपसे पूछा है पहला प्रधानमंत्री कौन है जिसने बजट को रखा है, तो वो है जवाहरलाल नेहरू। अब आप कहेंगे सर प्राइम मिनिस्टर ने कैसे रख दिया, देखो प्राइम मिनिस्टर ने इसलिए रखा क्योंकि उस टाइम पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वो खुद ही फाइनेंस मिनिस्टर थे, मतलब उनका पोर्टफोलियो था फाइनेंस मिनिस्ट्री का, इसलिए उन्होंने उस बजट को रखा था। तो पहले पीएम जिन्होंने बजट को पेश किया वो है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आगे अगर आपसे बात की जाए कि पहली वुमेन जिसने बजट को पेश किया हो, तो वो है इंदिरा गांधी।
याद रखिएगा। कब? 1970 में उन्होंने बजट को रखा था। तो क्या वो तो उस टाइम पर देश की पीएम थी, तो उन्होंने कैसे रखा? क्योंकि वो भी उस टाइम पर उनके पास भी फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो उनके पास था, याद रखिएगा। इसलिए उन्होंने भी 1970 में इस बजट को रखा, ठीक है। अगर आपसे पूछा सबसे ज्यादा बजट कौन सा पर्सन सबसे ज्यादा बार बजट रख चुका है, निर्मला सीतारमण तो मैंने बताया आपको 7th टाइम रखी है, बट सबसे ज्यादा बार जो बजट रख चुके हैं वो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका नाम आपने सुना होगा, मोरारजी देसाई। याद रखिएगा इन्होंने 10 टाइम ये बजट पेश कर चुके हैं। और अगर हमारी निर्मला सीतारमण, मैं बताऊं, अगर 2029 तक फाइनेंस मिनिस्टर रहती है तो वो इनका रिकॉर्ड भी तोड़ देंगी, ओके। बट अभी देखा है तो अभी तो रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के पास है, 10 टाइम्स वो बजट को रख चुके हैं, ओके। आगे अगर आपसे पूछा जाए कि देखो, इंदिरा गांधी ऑफ कोर्स पहली फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने बजट को रखा, जो पहली वुमेन है, ठीक है, पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने बजट को रखा। बट वो पीएम थी और साथ साथ में उनका पोर्टफोलियो था। बट एक स्पेशल फुल टाइम फाइनेंस फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो वो निर्मला सीतारमण ही है, याद रखिएगा। आफ्टर इंदिरा गांधी यही फाइनेंस मिनिस्टर बनी है जो वुमेन बनी है, फुल टाइम पहली वुमेन है, याद रखना आपको। ये 31 मई 2019 से देश की फाइनेंस मिनिस्टर है। और मैक्सिमम टाइम किसी वुमेन ने जो बजट रखा है वो भी इनके पास है, 7 टाइम्स, याद रखिएगा, ये बजट को रख चुकी हैं, ठीक है। आगे अगर बात करें तो बजट जो है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा आता है कि बजट और पहले रेलवे बजट अलग हुआ करता था, ठीक है। सो रेलवे बजट और मेन बजट, यूनियन बजट सेपरेट कब हुए? तो याद रखिए 1924 में एक्वर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन से 1924 में ये रेलवे बजट और मेन बजट सेपरेटेड था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर तब से सेपरेटेड ही आ रहा था, मतलब रेलवे बजट अलग आता था, यूनियन बजट अलग आता था, ठीक है। बट 2017 में प्राइम मिनिस्टर मोदी थे उस टाइम पर, उन्होंने इस बजट को मर्ज कर दिया, मतलब रेलवे बजट अलग से नहीं आएगा, सिर्फ एक यूनियन बजट आएगा, ठीक है। तो उन्होंने किसकी रिकमेंडेशन से किया था ये काम? सो विवेक देबोराय कमेटी थी जिसने बोला कि रेलवे बजट और जनरल बजट को मर्ज कर देना चाहिए। और अगला जो बजट आया यूनियन बजट 2017-18, उसमें एक ही बजट आया था, याद रखिएगा, रेलवे बजट अलग से नहीं आया था। तो ये भी पूछा जाता है किस ईयर में रेलवे बजट और यूनियन बजट एक साथ मर्ज हुए हैं, तो आंसर वुड बी 2017, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आपने देखा होगा अभी बजट आने से पहले पार्लियामेंट में इकोनॉमिक सर्वे रखा गया, ठीक है। तो ये भी न्यूज में आ गया कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। बेसिक सी डेफिनेशन बता रहा हूं। बजट तो अभी मैंने आपको बताया कि एक तरीके से एस्टिमेटेड हमारा प्लान रहता है कि इतना पैसा हमारे पास आने वाला है, इतना हमारा खर्चा है, एक तरीके से हम आगे की प्लानिंग करते हैं, ठीक है। सो ये बजट जो रखा गया था 2024 से लेके 2025 के लिए रखा गया, फ्यूचर का है ये एक तरीके से। बट इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? देखो इकोनॉमिक सर्वे क्या है, एक तरीके से ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो है कंट्री का इन पास्ट ईयर, मतलब क्या रहा पास्ट ईयर, क्या रिपोर्ट कार्ड रहा इकोनॉमी का देश का पास्ट ईयर में, और फ्यूचर का भी आउटलाइन रहता है कि अगले आगे जो ईयर्स आने वाले हैं उसमें क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह उनके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलती हैं, ओके। एक वर्ड में अगर मैं बोलूं तो इकोनॉमिक सर्वे क्या है? एनुअल रिपोर्ट कार्ड है ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है जिसको वो रखती है इस इकोनॉमिक सर्वे को। जनरली आप देखेंगे बजट आने के एक दिन पहले, याद रखिएगा, इस इकोनॉमिक सर्वे को जनरली बता रहा हूं पार्लियामेंट में रखा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। इसको प्रिपेयर कौन करता है? इकोनॉमिक सर्वे को इकोनॉमिक डिवीजन है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर जो इस इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करता है, ऑफ कोर्स अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। और इसको ओवरऑल गाइड करते हैं हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, यहां उनकी आप इमेज देख रहे होंगे, जो वी अनंत नागेश्वरन है, वो एट प्रेजेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। उनकी ओवरऑल गाइडेंस पे इकोनॉमिक सर्वे बनाया जाता है, ओके। इकोनॉमिक सर्वे जो है मैंने अभी आपको बताया नॉर्मली एक दिन पहले रखा जाता है, बजट रखने के एक दिन पहले इसको पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर रखती है, ठीक है। और ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में मेंशन नहीं है, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं एक कंडीशन या प्रथा चली आ रही है, ठीक है, जो फॉलो आज भी गवर्नमेंट जो है वो फॉलो करती है। हर साल बिफोर द बजट आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको आंसर राइटिंग के लिए इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारे फैक्ट्स मिल जाते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब मैं बात करता हूं, ये तो था हमारा पूरा बजट के बारे में एक बेसिक डिस्कशन मैंने किया, जो जनरली लोग नहीं बताते हैं, सीधे लोग बजट 2024 से स्टार्ट कर देंगे, बट बेसिक फैक्ट्स आपको नहीं बताएंगे। मैंने आपको बेसिक फैक्ट्स भी बता दिए, उनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे देखने को, ओके। चलो अब डिस्कस करते हैं बजट 2024 जो निर्मला सीतारमण ने इस बार रखा, ठीक है। तो देखिए बजट सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया तो ये बोला उन्होंने कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 3rd टर्म दिया गया, इस सब की बातें की। तो ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के लिए सबसे पहले क्या बात उन्होंने कही? उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर का जो हमारा फोकस रहा है
4 मेजर कास्ट का अपलिफ्टमेंट करने का, वो इस बजट में भी कंटिन्यू रहेगा। एक्चुअली ये बात उन्होंने इंटरिम बजट जो आया था ना इलेक्शन से पहले, उसमें भी बोली थी और वही चीज वापस रिपीट की है बजट स्टार्ट करने से पहले। लोगों ने कहा कौन सी 4 कास्ट को अपलिफ्ट करने की बात की है, इन्होंने बोला है वो 4 कास्ट है पुअर पीपल, जिसको हिंदी में आप गरीब कह सकते हैं, वुमेन्स महिलाएं, यूथ युवा, और फार्मर दैट इज अन्नदाता। ये 4 आपकी कास्ट है। तो देख सकते हैं यहां पर कास्ट, उन्होंने 4 कास्ट का डेफिनेशन यहां पर रखा है कि 4 कास्ट हैं जो हमारा बजट 2024 में जो हमारा मेजर एजेंडा है, जिनको हम अपलिफ्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये बात से स्टार्ट की। ठीक है, फिर इस बार की जो बजट की थीम है वो क्या है, वो देखिए है एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस दैट इज एमएसएमई एंड मिडिल क्लास। तो याद रखिएगा फोकस या थीम अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास जो है इस बार की थीम है। तो ये थीम भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो इस बार के जो बजट में ये बात हमेशा आती है कि कितना पैसा सरकार के पास कहां से आ रहा है, कहां खर्च हो रहा है, ये पता होना चाहिए। तो लेट अस सपोज 100 रुपीज है। ठीक है, तो ये 100 रुपीज अगर देखा जाए तो सरकार के पास 100 रुपीज आ रहे हैं, तो 100 रुपीज में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है, तो आप यहां पर देखिए 27 रुपीज, मतलब 27% जो है वो सरकार बोरो करके ला रही है। मतलब सबसे ज्यादा कहां से पैसा आ रहा है सरकार के पास, बोरोइंग करके। सेकेंड नंबर पे आप देखेंगे इनकम टैक्स है 19%, 19 रुपीज आप कह सकते हैं। जीएसटी जो है वो 18 रुपीज है, 18% है। कॉर्पोरेशन टैक्स 17 रुपीज है, दैट इज 17%। कस्टम ड्यूटी आप देख रहे हैं 4% है। एक्साइज ड्यूटी 5% है। ठीक है, तो ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होना चाहिए, एटलीस्ट टॉप 3 का पता होना चाहिए। रैंक 1 ये हो गया, रैंक 2 ये हो गया और रैंक 3 ये हो गया, रैंक 4 भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो टॉप 4 जहां से सरकार के पास पैसा इन हो रहा है, मतलब पैसा आ रहा है सरकार के पास। ठीक है, अब गवर्नमेंट के याद रखिए सब पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप देखेंगे ना बहुत बार पूछा गया है। अब पैसा सरकार का खर्च कहां हो रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा खर्च कहां हो रहा है, तो अब देखेंगे सबसे ज्यादा खर्च जो हो रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट को शेयर देना पड़ता है टैक्सेस और ड्यूटीज का। तो करीबन 21% जो 100 रुपए था, मान लो 21 रुपए जो है वो सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स को दे देती है। ठीक है, उनका जो शेयर है टैक्सेस और ड्यूटीज में, तो 21 रुपए, तो 21% तो वहां चला गया। फिर सरकार बहुत सारा लोन लेती है, उसका उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। सोचिए इतने साल से लोन ले रही है कि इंटरेस्ट पेमेंट ही देखिए, मतलब 100 रुपए में 19 रुपए तो सरकार इंटरेस्ट में ही दे देती है। तो 19 रुपीज सरकार को इंटरेस्ट में देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे सरकार की सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं जहां पर डिफेंस और सब्सिडी को हटा दिया गया है, वो मिला के 16% है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। ओके, उसके बाद आप देखिए फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर, फाइनेंस कमीशन को ट्रांसफर के लिए बोलता है तो करीबन 9 रुपीज, 9% फाइनेंस कमीशन बोल रहा है। ठीक है, फिर आप देखिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है, वो है 9%, उसका एक्सपेंडिचर है। ठीक है, यहां पे आप देखिए डिफेंस का 8%, ये सब पूछे गए हैं एग्जाम में, आप देख लेना। ठीक है, सब्सिडी में सरकार का 6% जा रहा है, पेंशन में आप देखिए 4% जा रहा है। ठीक है, तो ये सब आपको चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो टॉप 3 अगर मैं बताऊं तो ऑफकोर्स अगर आप देखेंगे तो 1 पर स्टेट का शेयर आपने देखा, 2 पे आप देखेंगे इंटरेस्ट पेमेंट दिख रही है और 3rd पे आप देख रहे हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम दिख रही है। ठीक है, बट ऑफ कोर्स डिफेंस और सब्सिडी भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये इस बार का बजट का अपडेटेड डाटा है। चलिए आगे अगर इस बजट में आप देखेंगे तो टैक्स स्लैब की बहुत बात हुई है, सीधे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहा हूं। टैक्स स्लैब सरकार ने चेंज किया, न्यू टैक्स रिजाइम आया है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए तो टैक्सेस के बारे में क्या बोला है निर्मला सीतारमण जी ने, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले उन्होंने बोला है जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, ये बहुत पुराना एक्ट है, इसको रिव्यू किया जाएगा, मतलब इसको बदला जाएगा विद इन 6 मंथ। आप देखेंगे इसको चेंज करने की बात की है निर्मला सीतारमण जी ने। ठीक है, आई होप ये जल्दी चेंज हो जाए क्योंकि इसमें बहुत सारे लूपहोल्स हैं, तो इनको चेंज करने की भी जरूरत है। ओके, दूसरा उन्होंने बोला है कि अभी बहुत से कम लोग हैं जो टैक्स को पे करते हैं, तो हम टैक्स बेस को डिपेंड करेंगे, मतलब टैक्स बेस बढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स के अंदर आ सकें। ऐसा मतलब नहीं कि आप लोग को जबरदस्ती टैक्स के अंदर डाला जाएगा, बट बहुत से लोग टैक्स चोरी करते हैं, टैक्स पे नहीं करते हैं, तो उनको टैक्स के अंदर लाया जाए। ठीक है, 3rd जो उन्होंने बोला है वो बोला है लिटिगेशन, आपको पता होगा जैसे आप लोगों ने टैक्स पे नहीं किया, ठीक है, तो फिर वो आपको बोलते हैं कि इनकम टैक्स की ये डेट है, आप पे कर दीजिए। ठीक है, मतलब एक तरीके बहुत सी लिटिगेशंस लगती रहती हैं, तो उसको लिटिगेशंस को रिड्यूस करना भी गवर्नमेंट का टारगेट है। देखिए तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में तो नहीं आएगा, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आप देखेंगे, बहुत सारी चीजों की कस्टम ड्यूटी रिड्यूस की है। क्या रिड्यूस की है? कस्टम ड्यूटी रिड्यूस की है। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहां पर 3 कैंसर मेडिसिन हैं जिनको कस्टम ड्यूटी से पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। कहने मतलब इससे क्या होगा? इससे मेडिसिन क्या होंगी? अफोर्डेबल होंगी। पहला चेंज आप यहां पर देख रहे हैं, देख सकते हैं कितने सारे कस्टम्स में चेंज किए गए हैं, ठीक है। फिर आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए मोबाइल फोन्स, इसमें भी आप देखेंगे कि कस्टम ड्यूटी जो है रिड्यूस की गई है 15%, ठीक है। रिड्यूस कस्टम ड्यूटी टू 15%, 15% कर दी गई है, ठीक है। मोबाइल फोन्स में चार्जेस है, जिससे ऑफकोर्स मोबाइल इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा, मोबाइल आपके सस्ते होंगे, ठीक है। फिर आप देखेंगे जो आपका गोल्ड हुआ करता था, ठीक है, आपको पता हो आप बाहर से मंगवाते थे गोल्ड, 10% तक कस्टम ड्यूटी लगती थी गोल्ड में, ठीक है, उसको 6% कर दिया, तो गोल्ड भी आप देखेंगे सस्ता हो गया है। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम को 6.4% कर दिया गया है। तो सारी कस्टम ड्यूटी रिड्यूस की गई है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे श्रिम्प, मतलब जिसको आप झींगा कहते हैं, झींगा और मछली जो है, ठीक है, उसका भी कस्टम ड्यूटी जो 5% कर दी गई, रिड्यूस की गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा याद रखिएगा आप एक्सपोर्ट कर पाए, ठीक है, आप एक्सपोर्ट कर पाए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, याद रखिएगा, मतलब हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, ठीक है, टैक्सेस लगते हैं इतने ज्यादा, तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है, इसको देखते हुए कस्टम ड्यूटी को भी देखिए फिश और श्रिम्प पे भी रिड्यूस किया गया है, ठीक है। दूसरा आप देखिए, जैसे कि हम जो सोलर पैनल्स बनाते हैं, सोलर पैनल की मशीन्स आती हैं जो सोलर पैनल्स बनाती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगती थी। तो अब क्या किया गया है, वो जो मशीन्स रहती हैं जिससे हम सोलर पैनल्स बनाएंगे, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कस्टम ड्यूटी से, जिसमें जो सोलर पैनल्स है ना, ये इंडिया में बनाए जाए। तो ऑफकोर्स इंडिया में बने, ये इसकी उन्होंने कोशिश की है। फिर आप देखेंगे क्रिटिकल मिनरल्स हुआ करते थे, उस पर एग्जेम्प्ट कर दिया गया कस्टम ड्यूटी। तो देख रहे हैं बहुत सारी चीजों में सरकार ने क्या किया, कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप देखेंगे, जो बहुत न्यूज में आप सुन रहे हैं कि कैपिटल गेन टैक्स, आपने एक चीज सुनी होगी कि स्टॉक मार्केट गिर गया, जब निर्मला सीतारमण पढ़ रही थी बजट, सेंसेक्स 1000 पॉइंट गिर गया, तो आप सोचेंगे कैसे हो गया। तो चलिए उसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए जब वो बजट पढ़ रही थी तो उन्होंने क्या बोला, जो कैपिटल गेन टैक्स है, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को उन्होंने 10% से 12.5% कर दिया है। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है? देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, लेटर सपोज आपने कोई बजट ले, कोई आपने लेटर सपोज एक शेयर लिया हुआ है, ठीक है, वो शेयर लेटर सपोज मैं बोलता हूं 500 रुपीज का है, और वो शेयर को आप जब से रखे हुए हैं, 1 साल से ज्यादा रखे हुए हैं, 1 साल से ज्यादा है, ठीक है, और वो 500 रुपीज का शेयर था, बट अब हो गया है 5000 रुपीज का। तो आपको कितना गेन हुआ? आपको गेन हुआ 4500 रुपीज। तो जितना गेन हुआ है ना, तो आपकी इनकम हो गई। तो 4500 रुपीज पे अब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा सरकार को, याद रखिएगा। पहले 10% था, इसको इंक्रीज कर दिया गया 12.5% पे, और ये 1 साल से ज्यादा तक रखा था, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको बढ़ा दिया, ठीक है। दूसरा उन्होंने इवन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, वो जो पहले 15% हुआ करता था, उसको भी इंक्रीज करके 20% कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स मतलब याद रखिए वही है, शेयर अगर जैसे वैल्यू बढ़ी, बट यहां पर शेयर जो रहेगा वो 1 साल से कम टाइम तक आपने रखा होगा, ठीक है। 1 साल से ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, 1 साल से कम होगा तो याद रखिएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये लगते ही याद रखिएगा, टैक्सेस लगते हुए बहुत से याद रखिएगा, एकदम से आप देखेंगे सेंसेक्स जो है वो आपका गिरा था, ठीक है, जिसकी वजह से न्यूज में भी आ गई ये सब बातें, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे एक यहाँ पे एग्जेम्प्ट भी किया है। देखिए पहले क्या होता था, एग्जेम्प्ट क्या था कि 1 लाख रुपए तक की आपकी इनकम है सालाना, ठीक है, इस ये आप शेयर्स वगैरह बाय करते हैं तो उसमें अगर 1 लाख रुपए तक की आपकी इनकम हो रही है सालाना, तो आपको क्या होता था, एग्जेम्प्ट कर दिया जाता था कैपिटल गेन टैक्स से। बट अब उसको इंक्रीज कर दिया गया 1.25 लाख तक की। तो थोड़ा सा बेनिफिट मिला है कि 1.25 लाख उन्होंने कर दिया है कि अगर आपकी इनकम 1.25 लाख पर ईयर तक की है तो आपको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, आपको कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं करना मिलेगा, ओके। नेक्स्ट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि एंजल टैक्स जो है वो सरकार ने अबॉलिश कर दिया है। आप कहेंगे एंजल टैक्स क्या होता है? लेट अस सपोज आपको कोई, आपने सुना होगा कोई स्टार्टअप करना है आपको, ठीक है। स्टार्टअप करने के लिए आप क्या ढूंढते हैं? आप इन्वेस्टर ढूंढते हैं। अब अगर आपको इन्वेस्टर ने पैसे दे भी दिए, ठीक है, आपको स्टार्टअप करने के लिए, आपका आइडिया बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने दे दिया, तो वो जो पैसा देते थे ना उसमें भी टैक्स लगता था, ठीक है। तो अब इससे क्या होता था, स्टार्टअप बेचारा स्टार्ट ही नहीं हो पाता था, ठीक है, क्योंकि एंजल इन्वेस्टर सोचते थे इसमें तो हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो अब इन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट हो, इसलिए एंजल टैक्स को एक टोटली आप देखेंगे अबॉलिश कर दिया। तो एक अच्छा स्टेप है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे जो फॉरेन कंपनीज थी उनके कॉर्पोरेट टैक्स को 40% से रिड्यूस करके 35% कर दिया है, ठीक है। तो ये स्टेप भी गवर्नमेंट का एक अच्छा स्टेप है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या नया चेंज किया है, न्यू टैक्स रिजाइम, ये क्या चेंज किया है इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए पहले आप देखेंगे तो ये आपका टैक्स स्लैब हुआ करता था, आप यहां पर देख सकते हैं इस टैक्स स्लैब को चेंज किया गया। देखिए 15 लाख से ज्यादा आपकी इनकम है तो 30% टैक्स लगेगा, तो ये अभी भी वही है, ये तो चेंज नहीं किया इसका मतलब। नेक्स्ट देखा है 12 से 15 लाख तो 20%, तो ये भी वही है, ठीक है, तो ये भी चेंज नहीं किया, मतलब लास्ट तो चेंज नहीं हुए। चेंज कौन सा हुआ है, चेंज हुआ है ऊपर से, चलिए देखते हैं। तो पहला तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, अगर आपकी इनकम पर ईयर 0 से 3 लाख रुपीज है तो आपको कोई भी याद रखिएगा आपको टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे, डायरेक्ट टैक्स आपको नहीं लगेगा, निल रहेगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे 3 से पहले 6 लाख हुआ करता था, आप यहां पर देखिए, ठीक है, कि 3 से 6 लाख हुआ करता था पहले, ठीक है, कि 3 लाख टू 6 लाख में आपको 5% देना पड़ता था। अब इसको क्या कर दिया गया है, इसको कर दिया गया 3 टू 7 लाख, 1 लाख आप यहां देख रहे हैं एक्सीड कर दिया गया है, तो 5% टैक्स है। फिर आप देख रहे हैं यहां पर 6 टू 9 लाख होता था तो इसको कर दिया गया 7 टू 10 लाख, 10%, ठीक है। फिर यहां पे आप देखेंगे 9 टू 12 लाख पे 15% था तो इसको कर दिया गया, ये कितना हो गया, ये हो गया है दैट इज 10 टू 12 लाख 15%। तो ये चेंजेस आप यहां पर आप देख रहे हैं जो चेंज किए गए हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बेसिक समझाऊं तो एक बात ध्यान रखना कि ये आप सोच रहे होगे कि सर अगर मेरी एक मान लो 10 लाख इनकम है तो इसका मतलब मैं इस स्लैब में आ गया तो मुझे 10% मतलब 1 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। याद रखिएगा आपको थोड़ा सा इनकम टैक्स पढ़ना पड़ेगा कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर कैलकुलेशन तो नहीं बता रहा हूँ, आई एम डायरेक्टली गोइंग टू द बजट, जो बजट है, बट मैं आपको बता दूं, देखो अगर बेसिक देखा है तो ऐसे लगेगा 10 लाख अगर आपकी इनकम है तो 0 से 3 लाख में आपको एक भी टैक्स नहीं लगेगा। फिर आप देखेंगे 3 से 7 मतलब 4 लाख पे आपको 5% लग रहा है, ठीक है, ऐसे करके टैक्स लगता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि करके स्टेजेस वाइज स्टेजेस टैक्स लगेगा, फिर वो टैक्स ऐड होकर आपको टोटल पता चल जाएगा, ठीक है। एक बात आपको याद रखना है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक की है, मैं मोटा मोटा आपको समझा रहा हूं, 7 लाख रुपीज तक की है तो आपको एक भी रुपए टैक्स नहीं देना पड़ेगा, याद रखिएगा। और कुछ लोग कहेंगे सर ये आपने 5% क्यों लिखा हुआ है, देखिए एक्चुअली क्या है, अगर आपकी 7 लाख की टैक्स इनकम है तो आपको टैक्स निल है, ठीक है एक्चुअली। लेकिन अगर 7 लाख से, और एक और बता दूं, 7 लाख भी छोड़िए, इवन गवर्नमेंट 7 लाख के साथ साथ एक और डिडक्शन आपको देती है कि अगर आपकी 7,50,000 रुपए तक की सैलरी है, ठीक है, ये मान लो एक साल में, तो आपको टैक्स 0 देना पड़ेगा, ठीक है। बट अब इन्होंने 50,000 रुपए जो देती थी एडिशनल, उसको 75,000 कर दिया है। तो अब अगर देखा है तो 7,75,000 रुपीज तक की अगर आपकी मैं बता दूं सैलरी है सालाना, तो आपको याद रखिए टैक्स 0 रुपीज देना पड़ेगा। कुछ लोग डाउट में आ गए होंगे, अरे सर कैसे 7 लाख में तो 5% आपने लिख रखा है, ठीक है, और ठीक है 75% आपका रिबेट है, वो ठीक है आप दे रहे हो, लेकिन यहां पे तो 5% लगना चाहिए आपका, तो क्यों नहीं लग रहा है। देखो गवर्नमेंट का मैं बता दूं, गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया था, पिछली बार ही क्लियर कर दिया था कि अगर ये मिडिल क्लास के लिए ही एडवांटेज दिया गया है, ठीक है, कि अगर आपकी इनकम 9 लाख है, ठीक है, तो आपको ये परसेंट का टैक्स भी देना पड़ेगा। मतलब 9 लाख है ना, तो आप इस वाले स्लैब में आ गए, इस वाले स्लैब में अगर आप आ जाते हो तो फिर आपको भाई ये वाले स्लैब का तो चलो एक भी नहीं है टैक्स, बट इसका आपको 5% देना पड़ेगा और इस वाले स्लैब का भी आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उस चीज के लिए, बट अगर आप सेकेंड स्लैब पे ही लाई कर रहे हो, याद रखिएगा, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको निल ही टैक्स लगेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कभी आपको कोई और समझ भी नहीं आए तो मैं अब क्या कहते हैं मैथ्स तो यहां नहीं कर सकता, बट इतना मोटा मोटा याद रखना कि 7,75,000 पे अब आपको एक भी रुपए टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं पुराने टैक्स स्लैब दिए हुए हैं यहां पर, ठीक है, इसको चेंज किया है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पे लिखा भी हुआ है दोज अर्निंग अप टू 7 लाख आर एंटाइटल्ड टू अ रिबेट, ठीक है, तो अब इसको 7,75,000 कर दिया गया है, ठीक है। चलिए ये देख सकते हैं ये वही डायग्राम बना हुआ है जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, वही डायग्राम यहां पर बना हुआ है, ठीक है। तो 1 लाख आप देख रहे हैं इंक्रीज किया गया है, यहां पे भी यहां पे भी यहां पे भी 1 लाख रुपए इंक्रीज किए गए हैं, ठीक है। तो इससे आप देखा तो करीबन आप 17,500 रुपीज तक की सेविंग कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये डिडक्शन जो था पहले 50,000 था उसको 75,000 कर दिया गया, मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। और जो डिडक्शन था फैमिली पेंशन फॉर पेंशनर के लिए, मतलब जो पेंशनर हुआ करते थे उनकी पेंशन, लेटर सपोज आपके फादर की पेंशन आपको मिल रही है, आपकी मम्मी को मिल रही है, तो उसको कहते हैं फैमिली पेंशन, तो वो भी उसका भी डिडक्शन पहले 15,000 रुपए हुआ करता था, अब इसको 25,000 रुपीज तक का कर दिया है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं।
अब आते हैं बिहार के बारे में। आपको पता होगा बिहार ने बोला हमको स्पेशल पैकेज चाहिए, ठीक है, नीतीश कुमार ने, क्योंकि आपको पता होगा बीजेपी इस बार मेजॉरिटी में तो नहीं आई है, तो उनका सपोर्ट चाहिए था उसको। तो आप देखेंगे बिहार और आंध्र प्रदेश को, दोनों को ही बेनिफिट हुआ है, उनकी इंपॉर्टेंट एलाई है बीजेपी की। तो बिहार को अब स्पेशल पैकेज तो नहीं दिया, बट उन्होंने कुछ और चीज दे दी है उनको। क्या दे दिया है? एक बिग बोनांजा पैकेज दे दिया है। क्या दिया है? इसमें बिहार को 26,000 करोड़ रुपीस देने की बात की गई है, जहां पर आप देखेंगे रोड प्रोजेक्ट्स बिहार में, ठीक है, ये आपको याद रखना है, रोड प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे बिहार में, ठीक है, उसके लिए 26,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। और ये भी बोला गया, निर्मला सीतारमण ने ये भी बोला है, बजट में अभी तो इतना एलोकेट कर रहे हैं, प्लस यूनियन गवर्नमेंट कोशिश करेगी जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, जैसे आपको वर्ल्ड बैंक, एडीबी, ये सब बैंक्स हैं, ये भी बिहार को फंड्स प्रोवाइड करें। गवर्नमेंट इस पे भी फोकस करेगी, और जिससे कि वहां पे एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजेस, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बिहार में डेवलप हो सके। तो बिहार को देखिए 26,000 करोड़ रुपीस जो है वो बजट में डायरेक्टली दिए गए हैं, ठीक है। और एक और बात आप देखेंगे, पूर्वोदय प्लान की बात की गई है इस बजट में। अब आप कहेंगे ये क्या है? देखिए यहां पर सेंटर ने बोला है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट, मतलब हर फील्ड में डेवलपमेंट होगी इन 5 स्टेट में। गवर्नमेंट का प्लान है। किन 5 स्टेट में? बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो ये पूर्वोदय प्लान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल राउंड डेवलपमेंट की जाएगी इन 5 स्टेट्स में। तो पूछ सकते हैं पूर्वोदय प्लान जो है वो कितने स्टेट्स का है? तो ईस्टर्न इंडिया के ईस्टर्न स्टेट्स की बात की जा रही है, जिनको डेवलप करने की गवर्नमेंट ने बात की अंडर दिस पूर्वोदय प्लान। ओके, तो 5 स्टेट्स का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब इसमें से आपको पता हो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, बिहार, ये सब एनडीए के रूलिंग में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश भी टीडीपी, आपको पता होगा बीजेपी की मेजर एलाई है इस समय, तो इसको भी एक स्पेशल, इसने भी बोला भैया हमको भी स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस का दर्जा दीजिए आप। तो गवर्नमेंट ने कहा आपको भी ये तो दे नहीं सकते, बट आपको भी एक बोनांजा दे देते हैं। इनको दे दिया 15,000 करोड़ रुपए, ठीक है। आपको पता है अपनी कैपिटल बनाने में लगे हुए, अमरावती कैपिटल इनको बनानी है, तो उसको देखते हुए आंध्र प्रदेश फॉर डेवलपमेंट ऑफ इट्स कैपिटल को 15,000 करोड़ रुपीस बजट में रखे गए हैं, ठीक है। प्लस इनको ये भी बोला गया है कि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट एजेंसीज जो हैं, जैसे मैंने बताया वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ठीक है, एडीबी, इन सब बैंकों से याद रखिएगा सपोर्ट दिलवाया जाएगा, गवर्नमेंट दिलवाएगी, जिससे ये और इनकी डेवलपमेंट हो सके, इनकी कैपिटल की और बेटर डेवलपमेंट हो सके। तो इनको भी एक स्पेशल पैकेज मिला है। तो दोनों स्टेट्स को आप देख रहे हैं स्पेशल पैकेज दिया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं बजट की। अब देखिए जो बजट 2024-2025 है, ठीक है, इसमें 9 प्रायोरिटी सेक्टर रखे गए हैं। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब जिस पे गवर्नमेंट फोकस करने वाली है। तो 9 प्रायोरिटी सेक्टर कौन से हैं, उनको मैं आपको एक एक करके 9 प्रायोरिटी सेक्टर बता देता हूं, फिर एक एक करके उन सेक्टर को डिस्कस भी कर लेते हैं। पहला आप देखिए एग्रीकल्चर है, दैट इज प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, पहला प्रायोरिटी सेक्टर है। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, ठीक है। तीसरा है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, याद रखना है। चौथा है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। पांचवा है अर्बन डेवलपमेंट। 6th है एनर्जी सिक्योरिटी। 7th है इंफ्रास्ट्रक्चर। 8th है इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस पे तो सरकार हर बार ध्यान देती है। और 9th आप देख रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, ठीक है, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये 9 आप देख सकते हैं यहां पर आपको दिख रहे होंगे, जो 9 प्रायोरिटीज है, गवर्नमेंट की 9 प्रायोरिटीज है, जिसपे गवर्नमेंट इस बार फोकस करने वाली है, ठीक है। तो अब एक एक करके जितनी भी प्रायोरिटीज हैं उनको एक एक करके हम यहां पर डिस्कस करते हैं। तो अब देखिए प्रायोरिटी 1 डिस्कस करते हैं। मैंने अभी आपको बताया सारी प्रायोरिटीज एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रायोरिटी अगर बात करें तो क्या थी? दैट इज प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट की पहली प्रायोरिटी है प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस एग्रीकल्चर। तो देखिए इसमें गवर्नमेंट में बेसिक आपको बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो भी बताता जाऊंगा। पहली बात सरकार ने बोला है कि हम एग्रीकल्चर रिसर्च में अब बहुत ध्यान देंगे, मतलब गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्म करने वाली है एग्रीकल्चर रिसर्च को। दूसरा आप देखेंगे गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आपको पता होगा जैसे ऑयल सीड्स की बात करते हैं, जैसे मस्टर्ड है, ग्राउंड नट है, इन सबको हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब इसको आत्मनिर्भरता की ओर मूव करेंगे, कहने मतलब हम इसको खुद ग्रो करेंगे, ना कि हम फॉरेन एक्सपोर्ट पे डिपेंड होंगे। तो आत्मनिर्भरता की बात की गई है। तीसरा अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर में तो बोला गया है जिस तरह क्लाइमेट चेंज होता है तो हमारी बहुत सारी क्रॉप्स क्या होती हैं, क्लाइमेट चेंज होता है तो वो उसको सहन नहीं कर पाती हैं और खराब हो जाती हैं। हम किस तरह एग्रीकल्चर में लॉसेस देखने को मिलते हैं। तो अब नई वैरायटी की हाई यील्डिंग क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इन सबको याद रखिएगा, वो उसमें दिक्कत ना आए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ना आए, ऐसी क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और फार्मर्स का जो कल्टीवेशन है याद रखिएगा, उसका लॉसेस जो है वो रिड्यूस हो सके। तो इस तरह की नई वैरायटीज की क्रॉप्स रखी जाएंगी।
दूसरा आप यहां पर देखेंगे अगला जो इस एग्रीकल्चर में रखा गया है, नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी बनाई जाएगी। मतलब कॉपरेटिव सेक्टर जो है, जैसे आपने अमूल सुना होगा, कॉपरेटिव सेक्टर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ना। तो कॉपरेटिव सेक्टर में हम नेशनल कॉपरेटिव पॉलिसी जो है वो डेवलप करेगी गवर्नमेंट, ओके, जिससे कि ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके इस कॉपरेटिव सेक्टर का। इवन आप देखेंगे यहां पर कि गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन, आपको पता होगा वेजिटेबल्स, आज की हम टमाटर की बात करें कितने महंगे हो गए हैं, क्योंकि दिक्कत क्या आती है, उसका सप्लाई प्रॉपर नहीं है, कलेक्शन नहीं है, स्टोरेज नहीं है, ये सब की दिक्कत आती है। तो इसकी प्रॉपर सप्लाई चेन बन सके वेजिटेबल प्रोडक्शन की, गवर्नमेंट इसमें भी ध्यान देगी। और ये सब जो आप इमेजेस देख रहे हैं ना, ये सब मैंने गवर्नमेंट की जो बजट आया है ना वहां से ली है। आप चाहोगे तो मैं इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ये पूरा वहीं से मैंने कॉपी करके बनाया हुआ है। ये गवर्नमेंट ने खुद ये फोटोज हमको प्रोवाइड की हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। प्रायोरिटी 1 ही चल रहा है, एग्रीकल्चर चल रहा है। दूसरा यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि हम 1 करोड़ फार्मर्स को मतलब उनको प्रोत्साहित करेंगे कि वो नेचुरल फार्मिंग की ओर मूव करें। मतलब वो मूव करें नेचुरल फार्मिंग, जो गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है इसे नेचुरल फार्मिंग की ओर मूव करें। दूसरा अगर देखा जाए तो श्रिम्प प्रोडक्शन एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट ने ध्यान देने की बात की है कि इसको एक्सपोर्ट करें, जितना आप एक्सपोर्ट करेंगे फार्मर्स को उतना बेनिफिट होगा। मतलब श्रिम्प प्रोडक्शन मतलब झींगा, अगर आपने सुना होगा बेसिक हिंदी में अगर बोलूं तो झींगा मछली, ओके। तो यहां पर गवर्नमेंट हेल्प करेगी, जिस तरह क्या हेल्प करेगी कि आप एक्सपोर्ट कर सकें, है ना। नाबार्ड से आपको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करना, जिससे कि आपका जो श्रिम्प प्रोडक्शन है और जो मछली का प्रोडक्शन है उसको आप एक्सपोर्ट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अर्न कर सकें। तो इस पर भी गवर्नमेंट ध्यान देगी। दूसरा गवर्नमेंट ने भी बोला है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश किए जाएंगे। ये क्या है, मतलब जो भी फार्मर्स के लैंड रिकॉर्ड्स होते थे उनको डिजिटलाइज किया जाएगा इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, है ना। फिर डिजिटल क्रॉप सर्वे होगा करीबन 400 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। और दूसरा ये भी बोला गया है गवर्नमेंट ने कि जन समर्थ के थ्रू, ठीक है। अब ये कहेंगे, आप कहेंगे जन समर्थ क्या है, पहले वो बता देता हूं आपको। जन समर्थ क्या है, जन समर्थ एक वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है जहां पर गवर्नमेंट की क्रेडिट स्कीम्स जो हैं वो लिंक्ड हैं। कहने का मतलब जो सरकार जिसमें आपको लोन्स प्रोवाइड करती है, तो फार्मर्स का वहां सारा डाटा अवेलेबल रहता है। तो वहां पर क्या रहेगा, ये क्रेडिट स्कीम सारी लिंक रहती है, तो यहां पर प्रॉपर डाटा रहता है कि किसको कैसे लिंक करना है, किसी क्या हालत चल रही है, क्या फार्मर की क्या सिचुएशन है। तो इसको यहां पर ये बोला गया है कि जन समर्थ का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात की गई है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा एग्रीकल्चर में यही बोला गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जहां पर आपको पता होगा 5 केजी मुफ्त राशन दिया जाता है पर मंथ, ओके, करीबन 80 करोड़ लोगों को। इसको 5 साल के लिए और एक्सटेंशन कर दिया गया, मतलब अगले 5 साल तक भी इसको दिया जाएगा। कोविड के टाइम पर स्टार्ट हुआ था बट अभी तक ये चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं। नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या है, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। इसमें बड़ा शोर हुआ, हल्ला हुआ, एम्प्लॉयमेंट की बात करते रहते हैं, तो आज उस पर देखिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है। इसकी अगर हम बात करूं तो देखिए उसको मैंने डिटेल में लिख रखा है, मैं वहां से आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये डायग्राम है, इसको डायग्राम को भी आप पढ़ सकते हो, बट डिटेल अगर मैं बोलूं तो यहां पर बोला गया है कि पैकेज ऑफ पीएम 5 स्कीम्स फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। अब आप कहेंगे ये क्या है, प्राइम मिनिस्टर पैकेज ऑफ पीएम है, जहां 5 स्कीम्स प्रोवाइड की गई है फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। वो एक एक करके मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहली स्कीम ए, वो है फर्स्ट टाइमर्स के लिए। फर्स्ट टाइमर जिसकी पहली बार जॉब लगती है, तो उसमें सरकार ने बोला कि पहले मंथ की सैलरी जो रहेगी, है ना, करीबन 15,000 रुपए, अप टू 15,000 रुपीज जो है वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी एडिशनल, ठीक है। कितने, 3 इंस्टॉलमेंट में 15,000 रुपए आपको दिए जाएंगे जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज बनेंगे, याद रखना। तो ये अच्छी बात है, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज बनेंगे उनको सरकार 15,000 रुपए आपको 3 किश्तों में आपको प्रोवाइड करेगी। बट आपके रजिस्टर्ड आपको होना चाहिए, ईपीएफओ में रजिस्टर होना जरूरी है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड होंगे तो आपको ये बात अच्छी बात है कि आपको 1 महीने की सैलरी जो करीबन 15,000 3 इंस्टॉलमेंट में सरकार डायरेक्टली दे देगी। तो ये एक चीज की है। दूसरा आप देखेंगे सरकार ने बोला है स्कीम 2 जो है, 5 स्कीम्स है, याद रखना है। जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि जो भी एम्प्लॉय है और जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर मतलब जो एम्प्लॉयमेंट देता है, एम्प्लॉय जो मतलब जिसको एम्प्लॉयमेंट मिलती है ना। तो इसमें यह बोला है कि सरकार क्या करेगी कि अगर, जैसे आपको पता होगा कि अगर ये जॉब एम्प्लॉयर इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देता है किसी एम्प्लॉय को, सो आपको पता होगा कि वो लोग को कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, ठीक है। एम्प्लॉय को भी करना पड़ता है, एम्प्लॉयर को भी करना पड़ता है। तो सरकार ने बोला है कि फर्स्ट 4 ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सरकार भी इसमें कंट्रीब्यूशन करेगी, याद रखिएगा। अगर वो जॉब क्रिएट हो रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो उसमें सरकार भी कंट्रीब्यूशन करेगी। तो इंसेंटिव टू बी प्रोवाइडेड एट स्पेसिफाइड
स्केल डायरेक्टली, तो सरकार भी इस पे कंट्रीब्यूशन करेगी। तो ये स्कीम 2 है कि अगर याद रखिए जॉब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्रिएट होती है। थर्ड अगर देखा जाए तो सरकार ने क्या बोला है, सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स, मतलब जो जॉब दे रहे हैं इसमें वो जॉब दें, उनके लिए सरकार ने क्या बोला है स्कीम 3 में, कि सरकार ने बोला है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको 3000 रुपीज पर मंथ देगी फॉर 2 years टूवर्ड्स ईपीएफओ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स फॉर ईच एडिशनल एम्प्लॉय। देखो एक्चुअली क्या होता है, जब भी जो एम्प्लॉयर होता है, जो एम्प्लॉयमेंट देता है, लेट अस सपोज उसने आपको 15,000 की जॉब दी, 15,000 की जॉब दी और 5,000 रुपए क्या है आपके कट के इस ईपीएफओ में चले गए, और उतना ही पैसा याद रखिएगा एम्प्लॉयर को भी डालना पड़ता है, मतलब जो आपको जॉब दे रहा है उसको भी डालना पड़ता है, ठीक है। तो वो चाहेगा ना यार कि मेरा पैसा भी जा रहा है। तो यहां पे बोला है कि अगर आप फर्स्ट टाइमर को जॉब देते हो तो सरकार आपको 3000 पर मंथ देगी फॉर 2 years। अगर आपने कोई भी एडिशनल एम्प्लॉइज ऐड किए तो सरकार आपको देगी, तो एम्प्लॉयर खुश हो जाएगा, यार चलो मुझे कुछ फंड्स तो मिल रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो फर्स्ट टाइमर को जॉब्स देगा। तो ये भी एक किया गया जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। फोर्थ स्कीम क्या की गई है, न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर स्किलिंग, मतलब यहां पर बोला गया है कि 20 लाख यूथ को स्किल किया जाएगा अगले 5 years में, 20 लाख यूथ को। प्लस ये भी बोला गया है कि 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है उनको अपग्रेड किया जाएगा, कोर्स कंटेंट जो है जिस तरह इंडस्ट्रीज की डिमांड है, मार्केट की डिमांड है, उस तरह प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये है फोर्थ स्कीम। अब आप कहेंगे ये देखिए फोर्थ स्कीम जो है वापस यहां पर मेंशन है ना, आप यहां पर पढ़ सकते हैं कि 5 साल के 20 लाख यूथ को स्किल किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जा रही है, कोर्स को एज पर स्किल नीड फॉर इंडस्ट्री बनाया जा रहा है। तो ये स्किलिंग प्रोग्राम है एक तरीके से। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स भी, ये पूरा इमेज मैंने वहीं से लिया है, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हुई है। देखिए यहां पर एक और बात बोली गई है कि वुमेन फैसिलिटेशन ऑफ हायर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़े, है ना, उसके लिए याद रखिएगा वुमेन हॉस्टल्स बनाए जाएंगे क्योंकि उनको रहने की दिक्कत होती है वुमेन्स को, ये सब सरकार करेगी, इससे वुमेन्स का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे 7.5 लाख रुपीज लोन, अप टू 7.5 लाख रुपीज आपको लोन मिलेगा, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, और इसमें एक्सपेक्टेड है टू हेल्प 25,000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर। इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ काम चालू कर सके उसके लिए सरकार उनको लोन भी प्रोवाइड करेगी। इवन अगर स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन करनी है, बट ऐसा नहीं हायर एजुकेशन करना आप रशिया चले जाओ, यूएस चले जाओ, अगर हाई एजुकेशन आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में करते हो तो सरकार आपको 10 लाख रुपए तक का लोन देगी, याद रखिएगा। और सरकार का टारगेट है कि करीबन 1 लाख स्टूडेंट हर साल सरकार उसमें टारगेट करेगी, ठीक है। और प्लस आपको जितना भी इस लोन का इंटरेस्ट लगेगा ना, उसमें 3% इंटरेस्ट तो सरकार ही आपको याद रखिएगा माफ कर देगी, मतलब इसका 3% इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट भर देगी आपका। तो कितनी अच्छी बात है कि आपको हाई इंस्टीट्यूशंस में भी सरकार बेनिफिट दे रही है, ठीक है। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस हैं जो गवर्नमेंट ने इस बार बात की है एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग में, ठीक है। फिफ्थ स्कीम जो बोली गई है वो है न्यू स्कीम फॉर इंटर्नशिप। यहां पे बोला गया 500 टॉप कंपनीज में 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप दी जाएगी अगले 5 साल में, याद रखना 5 years में। और ये जो दिया जाएगा इसमें सरकार क्या प्रोवाइड करेगी, उनको पर मंथ 5,000 रुपीज देगी, प्लस 6,000 रुपीज एक टाइम में प्रोवाइड करेगी, मतलब फर्स्ट टाइम आपको जब आप इंटर्न ज्वाइन होगे तो 6,000 रुपीज आपको सीएसआर फंड से सरकार जो है वो आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट में प्रोवाइड कर देगी। तो कितनी अच्छी बात है कि पर मंथ भी आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो ये थी 5 स्कीम जो सरकार ने एम्प्लॉयमेंट की बात की है। बट जनरली ये स्कीम लोगों को देखो समझ भी नहीं आती, क्योंकि लोग क्या है, हमें तो सीधी एक चीज समझ में आती है, हमारे अकाउंट में सीधे आप 20,000 रुपए डाल दो, फ्रीबीज जिसको आप कहते हैं 25,000 रुपए डाल दो, वो बड़ा हल्ला करती है, वो न्यूज़ में बहुत रहती हैं। बट ऐसी स्कीम लोगों को समझ में नहीं आती, कहाँ आप बोल रहे हो, कैसे पैसा आ रहा है। लोगों को फ्रीबीज जल्दी समझ में आता है कि सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए और वो हो गई, बिना काम किए आपको पैसे मिल गए, तो वो चीज़ जल्दी समझ में आती है। ये थोड़ा आपको टिपिकल लग रही होगी, बट सीखना जरूरी है क्योंकि यही इस बार के बजट में रखी गई है। ओके, चले नेक्स्ट, ये देखिए यही वो 5th स्कीम है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले समझाई, वो चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। एक कुछ चीज़ और देखिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम। 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएंगे अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये गवर्नमेंट ने बोला इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बात की है ना। फिर आप देखेंगे रेंटल हाउसिंग, जैसे जो लोग इंडस्ट्रीज लगती है, जैसे इंडस्ट्रियल पार्क बना दिया, फिर जो वर्कर काम करेंगे उनको रहने के लिए भाई रेंटल हाउस लेना पड़ेगा, तो उसके लिए आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए सरकार डॉर्मेट्री स्टैब्लिश करेगी, ओके, पीपीपी मोड में। फिर आप देख रहे हैं क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, व्हाट इज दिस क्रिटिकल मिनरल मिशन। ये सरकार लॉन्च करेगी क्रिटिकल मिनरल मिशन। अब इसको अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। इसके आगे पढ़ लेते हैं। जैसे ट्राइब्यूनल्स हैं, कोई कंपनीज हैं जिनको
क्लोज होना है तो उनकी लिटिगेशंस वगैरह जल्दी सॉर्ट आउट हों, ट्राइब्यूनल स्टैब्लिश की जाए, इंसॉल्वेंट किया जाए, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन जल्दी कंप्लीट किया जाए, तो ये सब भी सरकार करेगी। ओके, अब आप सोचोगे सर क्रिटिकल मिनरल मिशन ये क्या है, इसको मैं बताता हूँ। देखिए क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, लिथियम हो गया, निकल, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये सब है क्रिटिकल मिनरल्स। ओके, है ना, और ये सब बहुत यूजफुल होते हैं क्लीन एनर्जी में, ठीक है, जैसे विंड टर्बाइंस, आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सब में इनका बहुत यूज होता है, ठीक है। तो सरकार ने क्या बोला है, क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च करेंगे जिससे कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ सके, क्योंकि इसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा तो आप देख सकते हैं आपके क्लीन एनर्जी में हेल्प होगी। फिर इसमें बोला गया है जो क्रिटिकल मिनरल्स है उनका रिसाइकल किया जा सके। फिर जो क्रिटिकल मिनरल एसेट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओवरसीज, उनको एक्वायर कर सके गवर्नमेंट। तो ये सब चीजें जो है सरकार करेगी। ओके, ऑफ कोर्स इससे आपके क्लीन एनर्जी की ओर एक पुश मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्रायोरिटी की ओर आते हैं। थर्ड प्रायोरिटी क्या है, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। इस पर सरकार ने क्या बोला है, इसमें देखिए वही पूर्वोदय, अभी मैंने बताया आपको, विकास भी विरासत भी, पूर्वोदय की बात की मैंने कि ईस्टर्न पार्ट को डेवलप करने की बात की जा रही है, ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करें, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में डेवलपमेंट की बात की गई है ना, तो ये है पूर्वोदय, ठीक है। दूसरा, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा, याद रखिए अमृतसर से कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा, और जहां पर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल नोड बनाया जाएगा गया में। गया कहां पर है, दैट इज एट बिहार, तो इंडस्ट्रियल नोड जो है वो बिहार में बनाया जाएगा। देख रहे हैं बिहार को बहुत बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, इस बजट में। आगे बढ़े तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एलोकेशन ऑफ मोर देन 3 लाख करोड़ रुपीस फॉर स्कीम्स बेनिफिटिंग वुमेन एंड गर्ल्स, वुमेन और गर्ल्स की बेनिफिट के लिए करीबन 3 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये क्या है, ये सरकार ने बोला है कि सोशल इकोनॉमिक कंडीशन जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनको बेटर किया जाएगा बाय कवरिंग 63,000 विलेजेस, और इससे क्या होगा, 5 करोड़ ट्राइबल पीपल्स को हेल्प मिलेगी अंडर दिस अभियान। तो याद रखना, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ओके, नेक्स्ट सरकार ने बोला है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जो याद रखिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, मोर देन इनकी 100 ब्रांचेस जो है वो ओपन की जाएगी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इनकी ओपन की जाएंगी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ओपन की जा रही है, याद रखिएगा। और ये अब सोचोगे सर ये क्या होता है, ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, याद रखिएगा ये सब कुछ करता है, आपको एक तरह बैंक ही होता है, बस याद रखना आपको, ये आपको लोन नहीं दे सकता, मतलब लेंड नहीं कर सकता, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकता, बाकी बैंकिंग की जो फैसिलिटीज रहती है वो सब इसमें रहती है, मतलब आप पैसा जमा कर सकते हो, पैसा निकाल सकते हो, बट आपको ये लोन या क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं करता, ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। फोर्थ हमारे प्रायोरिटी सेक्टर कौन सा है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में सरकार ने बहुत कुछ बात की, बट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, मुद्रा लोन्स की बात की गई है। तो आप कहेंगे मुद्रा लोन क्या है, पहले मैं आपको बताया, तो आपने सुना होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में लॉन्च हुई थी। इस स्कीम के अंदर 3 कैटेगरी ऑफ लोन आपको मिलेंगे, शिशु, किशोर और तरुण। आपको शिशु मतलब अप टू 50,000 लोन आपको शिशु के अंदर मिलेगा, 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन आपको किशोर के अंदर मिलेगा, और 5 लाख से 10 लाख तक का लोन आपको तरुण के अंदर मिलेगा, ठीक है। लेट अस सपोज आपने लोन लिया और आपने लोन जो है वो चुका दिया पूरी तरीके से, तो याद रखिएगा सरकार ने क्या किया है, जो लिमिट थी मुद्रा लोन की तरुण कैटेगरी में, दैट इज 10 लाख रुपीस, उसको बढ़ा के 20 लाख रुपीस कर दिया गया। याद रखिएगा जिन्होंने सक्सेसफुली रीपे कर दिया प्रीवियस लोन, उनको 20 लाख रुपए तक का लोन और दिया जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आप देखेंगे अब ये 20 लाख तक का आप लोन ले सकते हैं अंडर तरुण कैटेगरी। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ प्रायोरिटी में आते हैं। फिफ्थ प्रायोरिटी क्या है, दैट इज अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट की बहुत बात की गई है ना। अर्बन डेवलपमेंट में क्या बात की गई, पहला देख लेते हैं। पहला है स्टैंप ड्यूटी। देखिए जनरली आपको पता है, आपको घर आप जब लेते हो तो आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है, और वो स्टैंप ड्यूटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, और स्टैंप ड्यूटी ज़्यादा पे करनी पड़ती है तो हम लोग घर परचेज नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि हम स्टेट्स को एंकरेज करेंगे कि वो स्टैंप ड्यूटी को कम करें, खासकर के स्टैंप ड्यूटी को कम करें किन प्रॉपर्टीज के लिए, जिन वो प्रॉपर्टीज को वुमेन परचेज कर रही हैं, ठीक है, उन पर स्टैंप ड्यूटी गवर्नमेंट क्या करे, स्टेट गवर्नमेंट कम करे, हम उनको एंकरेज करेंगे। पहला पॉइंट ये बोला गया है। दूसरा, अर्बन मार्केट में आपको पता होगा वो जो स्ट्रीट फूड लगते हैं, ठीक है, वीक, तो ये सब लगाए जाएं, सरकार इस पर ध्यान दें, ठीक है। इसके लिए सरकार ने बोला हम स्कीम बनाएंगे जिससे कि वीकली हट्स आपको देखा होगा वो सब लग सके, स्ट्रीट फूड हब्स लग सके सेलेक्टेड सिटीज में, तो स्ट्रीट मार्केट्स पे भी ध्यान देने की बात की है। दूसरा,
दूसरा आप देखें ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की बात की गई है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट मतलब ऐसी सिटीज जिसकी पॉपुलेशन 30 लाख से ज्यादा होगी, वैसी करीबन 14 लाख सिटीज में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होगा। क्या मतलब ऐसी जहां सिटी में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर याद रखिएगा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाया जाएगा कंपेयर टू प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन। देख सकते हैं ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट मतलब प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन की जगह आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जैसे मेट्रो वगैरह जो है वो सब स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, तो ये बोला गया है दैट इज एट ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। वाटर मैनेजमेंट की बात की गई है कि आप देखिए 100 मोर सिटीज में वाटर सीवेज प्लांट, वाटर सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स ये सब लगाए जाएंगे। इनके लिए सरकार बैंक से इजीली लोन मिल सके, इस पर भी गवर्नमेंट ध्यान देगी। ठीक है, तो ये सब आप देख रहे हैं अर्बन डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ है। ओके, अर्बन गवर्नमेंट में अब याद रखिएगा ये भी किया है पीएम आवास योजना 2.0 अर्बन 2.0। यहां पर गवर्नमेंट ने टारगेट किया 1 करोड़ अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज को याद रखिएगा घर मिलेंगे, और इस पर सरकार करीबन 10 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है। ठीक है, याद रखिएगा पीएम आवास योजना 2.0 में। ठीक है, और अगर आपके पास खुद का घर नहीं है, अगर आप रेंटल में रह रहे हैं तो उसके लिए भी प्रॉपर पॉलिसीज रेगुलेशंस जो है वो गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगी। ओके, नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या है वो है एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी में सरकार ने क्या बोला है, देखिए बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट नहीं लगाएगी गवर्नमेंट ने बोला है हम भारत स्मॉल रिएक्टर प्लांट लगाएंगे। ठीक है, और यहां पर हम प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड करेंगे। पहली बार आप देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड किया जा रहा है न्यूक्लियर एनर्जी में। ठीक है, तो उनको भी इंक्लूड किया जाएगा जिसमें भारत स्मॉल रिएक्टर्स जो सकें, छोटे छोटे रिएक्टर्स को स्टैब्लिश किया जा सके। ठीक है, दूसरा आप देखिए AUSC दैट इज एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी थर्मल पावर प्लांट जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा। करीबन 800 मेगावाट का प्लांट है जिसको NTPC और भेल मिलकर सेटअप करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आप देख रहे हैं एनर्जी सिक्योरिटी में गवर्नमेंट ने बात की है। ओके, इसमें एनर्जी सिक्योरिटी में ये स्कीम को भी बात की उन्होंने दैट इज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जहां पे आपको बोला गया आप अपने घरों में सोलर पैनल्स लगवाएं। अगर आप सोलर पैनल लगवाते हैं, सरकार का टारगेट है तो 1 करोड़ हाउस होल्ड को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी अप टू 300 यूनिट्स एवरी मंथ। तो 300 यूनिट की आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी अगर अपने घर में आप सोलर पैनल लगाते हैं। 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में गवर्नमेंट का टारगेट है, और अभी तक 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं याद रखिएगा, एंड 14 लाख एप्लीकेशन सो फार हो चुकी हैं अंडर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रायोरिटी जो सरकार की वो है इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए। तो आप यहां पर देखिए बड़ी अच्छी बात है कि सरकार ने बोला है कि 11,11,111 ठीक है करोड़ रुपीस इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार इन्वेस्ट करेगी। दैट इज अराउंड 3.4% ऑफ जीडीपी। दैट इज अ ग्रेट थिंग कि सरकार आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। दूसरा, गवर्नमेंट ने यह भी बोला है कि हम जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको 1.5 लाख करोड़ रुपीस प्रोवाइड करेंगे, जिससे और उनको जो इंटरेस्ट रहेगा वो लॉन्ग टर्म रहेगा, मतलब लॉन्ग टर्म करीबन 50 साल में आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1.5 लाख करोड़ रुपीस स्टेट्स को हम लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करेंगे। इंटरेस्ट फ्री लोन्स मतलब लॉन्ग टर्म रहता है, बहुत लेट 40-50 साल में आपको चुकाना पड़ता है। ठीक है, दूसरा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 4th फेज स्टार्ट होगा, जहां पे गवर्नमेंट का टारगेट रहेगा 25,000 मोर विलेजेस को इस 4th फेज में इस स्कीम्स के अंदर कनेक्ट किया जाए। ठीक है, ये आपको पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी की स्कीम थी, 25 दिसंबर 2000 में लॉन्च की गई थी। इसका 4th फेज को लॉन्च करने की बात की गई है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर में ही याद रखिएगा दिस इज इंपॉर्टेंट, कोशी देखिए यहां पे क्या बोला गया है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा करीबन 11,500 करोड़ रुपए का। किस प्रोजेक्ट के लिए? कोसी मेची इंट्रा स्टेट इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट। ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूं, पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूं। देखिए ये कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है, पहली बात बता दूं, ये इंट्रा स्टेट इंटरलिंकिंग मतलब स्टेट के अंदर ही इंटरलिंकिंग है, और ये है बिहार के अंदर। तो यहां पर जो कोसी में एक्सेस वाटर रहता है कोसी का बेसिन का, वो ट्रांसफर किया जाएगा मेची रिवर पे जो कि महानंदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो इंटरलिंकिंग की बात की गई है। ऑफकोर्स पता है आपको कोसी की वजह से बहुत ज्यादा फ्लड्स आते हैं, तो वो भी कंट्रोल होंगे, तो यहां पर उसकी बात की गई है, उसके लिए अलग से फंड एलोकेट भी किया गया है। दूसरा आप देखेंगे कि फ्लड मैनेजमेंट में गवर्नमेंट ने बोला है कि असम, सिक्किम, उत्तराखंड, यहां पर आप देखते हैं बहुत ज्यादा फ्लड आता है, तो उसके लिए फ्लड मैनेजमेंट के लिए असिस्टेंस दिया जाएगा, गवर्नमेंट देगी इसमें। ठीक है, क्योंकि इन एरियाज में हम देखते हैं बहुत ज्यादा फ्लड्स देखने को मिलता है। इवन ये भी बोला गया है हिमाचल प्रदेश में आप देखते हैं फ्लड्स आते हैं, किस तरह लोगों का घर चला जाता है, तो वहां पर असिस्टेंस सरकार प्रोवाइड करेगी रिकंस्ट्रक्शन में, रिहेबिलिटेट करने में हिमाचल प्रदेश में। तो गवर्नमेंट ने ये सब प्लानिंग की है इस फ्लड मिटिगेशन में, आप देख रहे हैं। ओके,
नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं, टूरिज्म की बात की गई है। टूरिज्म में क्या बोला गया है, विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर जो दोनों बिहार में हैं, इनको काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर जो यूपी में है उसके बेसिस में इनको भी डेवलप किया जाएगा। तो एक बात तो ये बोली गई है। राजगीर जो आपको पता है बिहार में है ना, जिसकी एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है हिंदुस, बुद्धिस्ट और जैन के लिए, उसको डेवलप किया जाएगा राजगीर को। ओके, नालंदा को एज अ टूरिस्ट सेंटर डेवलप किया जाएगा, नालंदा यूनिवर्सिटी आपको पता है तो उसकी डेवलपमेंट होगी, है ना। इवन ओडिशा की जो सीनिक ब्यूटी है, टेम्पल्स है, मॉन्यूमेंट्स है, उन सबको भी डेवलप किया जाएगा एज अ टूरिज्म डेजिग्नेशन। ओके, तो आप देख रहे हैं बिहार और ओडिशा की बड़ी बात की गई है इन टूरिज्म सेक्टर पे। ओके, आगे बात करते हैं एथ प्रायोरिटी पे। एथ प्रायोरिटी क्या आपकी, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब ऐसे सरकार हर बार इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करती है, इसको डिस्कस करते हैं। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड बनाया जाएगा फॉर ऑफ कोर्स रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए फंड स्टैब्लिश किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड किया जा रहा है रिसर्च और इनोवेशन में, ठीक है। उसके लिए फाइनेंसिंग पूल बनाया जा रहा है करीबन 1 लाख करोड़ रुपए का, ठीक है। तो ये भी याद रखना है ना, कि प्राइवेट सेक्टर को भी रिसर्च में इंक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे स्पेस इकोनॉमी की बात की गई है, उसके लिए भी एक वेंचर फंड बनाया जा रहा है, 1000 करोड़ का सेटअप किया जाएगा फॉर स्पेस इकोनॉमी। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। स्पेस इकोनॉमी के लिए 1000 करोड़ रुपीज सरकार ने रखे हैं। ओके, 9th प्रायोरिटी सेक्टर है वो है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। नाम सुन के समझ भी नहीं आता ये किससे रिलेटेड है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। देखिए ये जो है वो रूरल और अर्बन लैंड रिलेटेड से रिलेटेड है। कहने का मतलब आपको पता होगा आज की डेट में हमारे जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो डिजिटलाइज नहीं है प्रॉपर। सरकार ने जब प्रायोरिटी में बोला है कि लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज किया जाएगा विथ जीआईएस मैपिंग, है ना, जिससे आपकी लैंड रजिस्ट्री वगैरह प्रॉपर हो सके, ठीक है। लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको आप भू आधार नंबर भी कह रहे हैं, क्योंकि इनको आधार कार्ड से भी लिंक किया जाएगा, सर्वे किया जा सकेगा, जिससे आपको कभी भी कोई भी लैंड प्रॉपर्टी खरीदनी है या सरकार को कोई चीज, आपको लेटर सपोज किसी फार्मर को ही लोन लेना हो तो प्रॉपर अगर आपका लैंड रिकॉर्ड्स होंगे तो डिजिटलाइज होंगे तो आपको इजीली लोन वगैरह भी मिल सकता है। सरकार के प्रायोरिटी में रखा है सरकार ने कि लैंड रिकॉर्ड्स को क्या किया जाएगा, डिजिटलाइज किया जाएगा। तो ये है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। ओके, तो ये थे 9 सेक्टर्स, आपने देखे होंगे मैंने बजट के 9 सेक्टर्स को डिस्कस किया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सरकार के पास कितना, सरकार ने बोला पैसा आएगा, मतलब रिसिप्ट कितना होने वाला है, इनकमिंग कितना होने वाला है। तो सरकार के रेवेन्यू रिसिप्ट की अगर बात करूं, मतलब जो टैक्सेस वगैरह के थ्रू आते हैं, तो देख सकते हैं 31.3 लाख करोड़ रुपीस सरकार ने एस्टिमेट किया है, याद रखिएगा रेवेन्यू रिसिप्ट का। ओके, और कैपिटल रिसिप्ट की अगर बात करें तो 16.9 लाख करोड़ रुपीस कैपिटल रिसिप्ट से आएंगे। अब आप सोचोगे सर कैपिटल रिसिप्ट मतलब, देखो रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब होता है जो सरकार को टैक्स के थ्रू आता है, जैसे आप इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये सब जो हम पे करते हैं ना, इसके थ्रू जो सरकार के पास पैसा आ रहा है वो है रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट मतलब सरकार कुछ बेचती है, आपको पता होगा, अपने एसेट्स को सेल आउट करती है, ऐसे डिसइन्वेस्टमेंट करती है, उससे सरकार को पैसे मिलते हैं, ठीक है। सरकार बोरो करती है, उससे सरकार को पैसे मिलते हैं, तो ये सब आपके कैपिटल रिसिप्ट में आएंगे, ठीक है। तो ये कैपिटल रिसिप्ट आप देख रहे हैं 16.9 लाख करोड़ रुपीस हैं और 31.3 लाख करोड़ रुपीस जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट हैं, ठीक है। अब खर्चा कहाँ करेगी सरकार ने खर्चा भी देखिए बताया। अब देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार का कितना ज्यादा है, 37.1 लाख करोड़ रुपीस, मतलब देखिए जितना रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है उससे ज्यादा तो सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है यहाँ पर, ठीक है। सरकार ने इतना बोला यहाँ पर खर्चा करना है। और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 15 लाख करोड़ रुपीस है। अब आप कहेंगे सर वहां तो आपने 11 करके कुछ बताया था, देखो वो तो है ही, प्लस कुछ और भी सरकार स्टेट्स गवर्नमेंट को फंड्स प्रोवाइड करेगी, तो वो सब ऐड कर लो तो करीबन 15 लाख करोड़ रुपीस हो जाता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, और अगर बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, इसकी डिफरेंस आपको जानना है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सरकार सैलरीज में पे करती है, पेंशन देती है, सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, सरकार जो लोन लेती है उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करती है, तो ये सारे खर्चे जो हैं एक तरीके से वेस्ट वाले खर्चे सरकार कह सकती है, वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। ओके, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है अपने किस पे, एसेट्स बनाने में, रोड्स, हॉस्पिटल, आगे चल के सरकार को बेनिफिट भी देंगे, उन सब पे सरकार खर्च करेगी, उसे कहते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना रखा है सरकार ने, कितना आएगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है। ओके, नेक्स्ट फिस्कल डेफिसिट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। देखिए एक्चुअली जब इंटरिम बजट आया था तो सरकार ने बोला था इस बार का जो हमारा
फिजिकल डेफिसिट टारगेट है वो है 5.1% ऑफ जीडीपी, बट इस बार बजट में सरकार ने उसको डिक्रीज करके बोल दिया है 4.9% ऑफ जीडीपी फॉर करंट फिजिकल 2024-2025। तो देख सकते हैं सरकार ने कितना अच्छा स्टेप लिया है, किस तरह डेफिसिट को कम करने का सरकार ने टारगेट रखा है। इंटरिम बजट से भी कम कर दिया इन्होंने। आपको पता होगा कोविड के टाइम पर हमारा फिजिकल डेफिसिट बहुत ऊपर चला गया था, बट तब से सरकार इसको कम ही करते आ रही है। इवन नेक्स्ट ईयर के लिए 2025-2026 के लिए सरकार ने बोला है कि हमारा 4.5% टारगेट होने वाला है ऑफ जीडीपी फिजिकल डेफिसिट। ओके, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया की जीडीपी जो ग्रो हुई है वो 8.2% से हुई है, ये आपको याद रखना है। और 2024-2025 में जो एस्टिमेशन है वो करीबन 6.5% से 7% एस्टिमेशन रखा गया है। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कि सरकार के एक्सपेंडिचर्स अगर आप देखेंगे कहां पर कितने हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं अगर आइटम्स में हम डिस्कस करें तो 4,54,773 जो आपका लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं, ये डिफेंस में सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर है। फिर आप देख रहे हैं रूरल डेवलपमेंट में है, फिर एग्रीकल्चर में है, फिर आप देख रहे हैं होम अफेयर में है, फिर एजुकेशन में है, फिर आईटी में है, ऐसे करके पूरे सेक्टर्स डिवाइडेड हैं। बट सबसे ज्यादा याद रखिएगा टॉप 3 याद रखना है, 1 में डिफेंस है, 2 में रूरल डेवलपमेंट है, 3rd में एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज है। ओके, तो यहां पर आपका बजट का जो लेक्चर है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, पूरा बजट डिस्कस किया एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको चीज समझाई है, एग्जाम ओरिएंटेड आपको चीजें बताई हैं। ओके, अब याद रखिएगा मेरी 2 बुकलेट जो मैंने अभी आपको बताई हैं, 6 मंथ करंट अफेयर्स जनवरी से जून तक की। ओके, ये बुकलेट आपको कैसे मिलेगी, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर याद रखिएगा नीचे मेंशन है, आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं नंबर यहां पर मेंशन कर देता हूं 8815306208, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए और आपको इस 6 मंथ की करंट अफेयर्स आप यहाँ पर सैंपल देख रहे होंगे, देखिए मैंने सैंपल डाला हुआ, पूरा इंपॉर्टेंट डेज, अपॉइंटमेंट, नेशनल न्यूज, ये बजट वगैरह सब कुछ वहां पर कवर होगा। ठीक है, मैं आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक दूंगा जहां पर हर चीजें आपको मिल जाएंगी। ओके, याद रखिएगा इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। फिर जो अभी आपने अभी जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, बजट पढ़ाया, ठीक है, इसका भी आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको मेरे डेली करंट अफेयर्स आप लोग देखते होंगे, वीकली देखते होंगे, अभी हमने स्टैटिक जीके सीरीज स्टार्ट की, वो आपने देखी होगी। ये सारी चीजें एक साथ मिलेगी, एक मिनिमम कॉस्ट है वो आपको पे करना है, उसके बाद ये सारे बेनिफिट्स आपको लाइफ टाइम मिलेंगे। आपने देखा होगा मैंने किस तरह सिंपल वर्ड्स में बजट पढ़ाया, वरना आप कहीं भी बजट पढ़ोगे तो या तो वो सिर्फ बजट डिस्कस कर देंगे 2024 का, वो बेसिक नहीं डिस्कस करेंगे बजट का। कुछ लोग बेसिक डिस्कस करेंगे तो बजट डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने आपको दोनों चीजें कनेक्ट की है जिसमें आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस बन सके। ओके, तो ये बुकलेट अगर आपको लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर मैंने यहां पर मेंशन भी कर रखा है। ओके, दूसरा आप यहां पर देखेंगे, सॉरी, यहां पर आप दूसरा देखेंगे तो यहां पर मेरी आप यहां पर एक बुकलेट देख रहे होंगे, दैट इज 7 मंथ करंट अफेयर्स, ये आपके लिए एमसीक्यू बुकलेट है। ठीक है, तो ये बुकलेट भी आपको मिल सकती है, जहां पर आप देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन के साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस की कराई गई है, जनवरी से जुलाई तक की 1000+ एमसीक्यूज हैं। ओके, तो ये बुकलेट भी आपको मिल जाएगी, इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपको मुझे व्हाट्सएप करना है और ये सारी डिटेल्स होंगी, आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट करा सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि देखो करंट अफेयर्स आगे की भी आती रहती है, वो सब मेरे ड्राइव का जो लिंक रहेगा वहां पर सब चीज अपडेट होती रहेगी। तो लेट मत करो, जो सीरियस स्टूडेंट्स है तुरंत ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर तुरंत व्हाट्सएप करो और डिटेल्स आप ले सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है देवाशीष क्लासेस का। ठीक है ना, अब वहां से ऐप को डाउनलोड करो, वहां पर आपको मेरे और भी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी हर सब्जेक्ट्स की। ओके, प्लस खास बात आपको एक और बात बता दूं कि यहां पर मेरे हैंड रिटन नोट्स करके मैंने फोल्डर बनाया हुआ है एप्लीकेशन में, वहां पर मैंने सैंपल डाले हुए हैं। आप एक बार ऐप डाउनलोड करो, फिर वो जाके सैंपल चेक करो, आपको समझ में जाएगा किस तरह की मेरे नोट्स की क्वालिटी है और किस तरह के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो तुरंत सैंपल चेक करो और पसंद आए तो आप बाय भी कर सकते हो, है ना। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्री प्लस मेंस, आंसर राइटिंग, सब कुछ आपको मेरे एप्लीकेशन में अवेलेबल होगी। एक बार ऐप को डाउनलोड करो, वहां पर आपको सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ओके, ये बजट पढ़ाने में मुझे बहुत मेहनत लगी और इस पीपीटी को मैं बनाने में मुझे टोटल लग गए हैं करीबन 9 आवर्स, याद रखिएगा, है ना, तब जाके मैं इस पीपीटी को बना पाया हूं। तो एटलीस्ट आप इतना तो अप्रिशिएट कर सकते हैं कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। जिनको सिंपल भाषा में बजट को समझना है उनको जरूर इस बजट को आप शेयर करें। यहां पर आपको इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी समझ में आएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैंने डिस्कस किया है और आपको मैंने सिंपल लैंग्वेज में भी डिस्कस कर दिया है। ठीक है, कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। ओके, वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। तो अब यहां पर मैं चलता हूं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।